पिछली क्लास में आप लोगों को इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया था। आज हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में वो डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट देने का काम करती हैं, यानी कि उन डिवाइसेस की मदद से हम रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो आउटपुट क्वालिटी के आधार पर आउटपुट डिवाइसेस को दो भागों में बांटा गया है। एक आती हैं हमारी सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस और दूसरी आती हैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस। इनमें मेन डिफरेंस क्या है पहले समझ लेते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस होती हैं ये हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मतलब इनमें आउटपुट में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब जब तक वो डाटा स्क्रीन पे रहता है तब तक हम उस डाटा में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। फिर बारी आती है हार्ड कॉपी डिवाइसेस। हार्ड कॉपी डिवाइसेस में वो डिवाइसेस आती हैं जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देती हैं, यानी प्रिंटेड आउटपुट देती हैं। प्रिंटेड आउटपुट में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। अगर हम उसमें डाटा को बदलना चाहें तो हार्ड कॉपी आउटपुट में आप डाटा में परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले देती है या वॉइस आवाज़ के रूप में डिस्प्ले देती है। अब आवाज़ के रूप में अगर देखा जाए तो स्पीकर, लाउड स्पीकर, स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर एक उपकरण होता है जो टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है, यानी हम आवाज़ को जो है किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट में, यानी हम बोलेंगे नहीं। स्पीच सिंथेसाइजर इसका काम जो होता है, एक होता है VRS वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये इनपुट डिवाइस का काम करता है, ये आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और जो स्पीच सिंथेसाइजर होता है ये टेक्स्ट को आवाज़ में कन्वर्ट करता है, यानी हम बोलेंगे नहीं, हम जो लिखेंगे ये उसको पढ़ के सुना देगा। तो ये जो काम होता है ये स्पीच सिंथेसाइजर का होता है। स्पीच सिंथेसाइजर भी एक प्रकार से देखा जाए तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस की ही श्रेणी में आता है, यानी ये भी हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ही देता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में प्रिंटेड आउटपुट देने वाली डिवाइसेस को शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा जो वॉइस यानी आवाज़ के रूप में डिस्प्ले देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले देते हैं, इन डिवाइसेस को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में शामिल किया जाता है। तो हम इन पर बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस में सबसे पहले 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाए गए थे। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों कहा जाता है? इनमें आउटपुट जो है ये 7 पिक्सल्स की मदद से मिलता है। ऐसा आप कैलकुलेटर की स्क्रीन में देखते होंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन में देखते होंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन में तो है नहीं, कैलकुलेटर की स्क्रीन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो गए बिजली वाले, गाड़ियों में जो स्पीड मीटर लगे होते हैं, इन सब में आपके 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाए जाते हैं। इनको अपने हिसाब से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। अगर आपके पास आर्डिनो बोर्ड है तो आप आर्डिनो बोर्ड की मदद से इसमें कौन सा सर्किट कब ऑन किया जाएगा, इनकी दरअसल जो इंडेक्सिंग होती है वो क्लॉक वाइज होती है। A, B, C, D, E, F और G, इस तरह से इनको एक इंडेक्स नंबर पहले से ही मिला रहता है। आप इसको सेट कर सकते हो कितने माइक्रोसेकंड या कितने इंटरवल के बाद कौन सा सेगमेंट ऑन होगा और कौन सा सेगमेंट ऑन नहीं होगा। इस प्रकार के डिस्प्ले जो हैं ये सिर्फ टेक्स्ट आउटपुट दे सकते हैं। अगर हम ग्राफिक्स या ग्राफिकल आउटपुट लेना चाहें तो इस प्रकार के डिस्प्ले में ये संभव नहीं। और टेक्स्ट में भी सारा टेक्स्ट इनसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इनसे सिर्फ नॉर्मल नंबर और कुछ ही अक्षर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगर सारे अक्षर रिप्रेजेंट करना हो तो ये जो सुविधा है ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले में नहीं होती। इसके लिए जो दूसरे उपकरण यहाँ पर बनाए गए थे वो आपके 16 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि 16 सेगमेंट की अगर बात करें तो इसमें 16 पिंस का इस्तेमाल होता है।
तो दो ये 6 हो गए। इसके बाद 1 2 3 4 5 ये और 5 ये 10, 10 और 6 16। तो इस तरह के जो सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं ये आपके अक्षर और नंबर दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कॉमन सेगमेंट डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 7 सेगमेंट, ये जो आप व्यू देख रहे हैं, 9 सेगमेंट, ये जो आप व्यू देख रहे हैं, 14 सेगमेंट, ये जो आप व्यू देख रहे हैं, और 16 सेगमेंट जो ये लास्ट व्यू देख रहे हैं, इतने यहाँ पे डिस्प्ले जनरेट होते हैं। तो जनरली इसमें जो सबसे पॉपुलर और परफेक्ट डिस्प्ले है ये आपका 16 सेगमेंट है, क्योंकि इससे हम अक्षर और नंबर दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पिक्सल्स की संख्या बड़ी होने के कारण ये सिर्फ अक्षर ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर ग्राफिक्स रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये सुविधा इसमें नहीं होती। तो ग्राफिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए फिर इसमें मॉनिटर्स का निर्माण किया गया और उसमें पिक्सल क्वालिटी को भी बढ़ाया गया। अब ये मॉनिटर्स क्या होते हैं, इन पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। मॉनिटर और टेलीविज़न ये देखने में एक ही जैसे उपकरण होते हैं, लेकिन जो सिर्फ टेलीविज़न होते हैं वो आपको सिर्फ विज़न दे सकते हैं, लेकिन जो मॉनिटर होते हैं उसमें विज़न देने के साथ साथ प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को मॉनिटर करने की भी सुविधा होती है। अगर वो प्रोग्राम को मॉनिटर कर सकता है तो आप उसे मॉनिटर नाम भी दे सकते हैं। बाकी हमने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बताया भी है कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं जानता, वो बाइनरी पे काम करता है। तो फंडामेंटल की जो हमने वीडियो बताई है आप लोगों को इनपुट डिवाइस से जुड़ी, हमने उसमें ये भी बताया है कि किस तरह से हम अपनी भाषा को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। आप ना हो तो हमारे LCTE लाइव के फेसबुक पेज पे जाएं। पेज पे जाने के बाद जो टाइम लाइन है उस पर फंडामेंटल इनपुट डिवाइसेस की जो फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है, 2 फंडामेंटल की शुरुआत में वीडियो बनी है, ठीक। तो उसमें फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आप देखिएगा, मैंने आपको हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा या बाइनरी में बदलना बताया। तो वहाँ पे हमने ये भी बताया था कि कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस होती हैं ये हमारी भाषा को बाइनरी में कन्वर्ट करती हैं, और इसके बाद जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये बाइनरी को वापस हमारी भाषा में कन्वर्ट करती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस का एक काम ये भी होता है कि ये कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी को फिर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज यानी हमारी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इसमें जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं इनमें पिक्सल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आप ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अब जो मॉनिटर्स आते हैं इनमें पिक्सल्स छोटे होते हैं, आप अक्षर, पिक्चर और नंबर कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पिक्सल क्या होते हैं, इनके बारे में भी बताएं। अगर हम पिक्सल की बात करें तो आप अगर स्क्रीन देखते होंगे तो स्क्रीन आपको प्लेन नहीं दिखाई देती, बल्कि वो स्क्रीन बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स में बटी रहती है। ये जो स्पॉट होते हैं इन्हीं को पिक्सल्स के नाम से जाना जाता है। जो स्पॉट आप देखते हो, आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को खूब गौर से देखिए तो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आएंगे। अब यही है कि पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे स्क्वायर बॉक्स उतने छोटे छोटे नज़र आएंगे, उतना मतलब स्मूथ डिस्प्ले आएगा। और स्क्वायर बॉक्सेस जितने बड़े होंगे उतना जो है कि डिस्प्ले जो है कम स्मूथ आएगा। बाकी आप वहाँ पे देख पाएंगे कि जो पूरी स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे स्पॉट्स में बटी होती है, और ये जो स्पॉट्स होते हैं इन्हीं को पिक्सल्स के नाम से जाना जाता है। पिक्सल्स के आधार पे कैलकुलेशन भी होता है कि आपने जो पिक्चर वगैरह अपलोड की है या रखी है उसने मेमोरी में कितना स्पेस कवर किया। ये कैलकुलेट कैसे होता है ये भी हम आपको बता दें। इससे पहले पिक्सल्स क्या होते हैं, इनको मेजर कैसे किया जाता है, ये एक बार आपको समझना होगा। बाकी फंडामेंटल की पहली वीडियो में हम आपको बता भी चुके हैं कि कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती, वो हमारी भाषा को बाइनरी में बदलता है। बाइनरी में बदलने के लिए किसी भी वैल्यू को 2 से भाग करना पड़ता है। तो हमने बोला था कि हम सिर्फ
नंबर को ही भाग कर सकते हैं, अक्षर को भाग नहीं कर सकते। तो इसका सिस्टम क्या होता है कि कंप्यूटर हर एक चीज़ को कोड्स के रूप में पढ़ता है, और इन कोड्स को दरअसल आस्काई कोड्स के नाम से जाना जाता है। आस्काई कोड का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अगर हम इसमें कोड लेंथ की बात करें तो पहले ही बता चुके हैं, इनकी जो कोड लेंथ होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है, यानी टोटल 256 कोड होते हैं। इसमें हर कोड किसी न किसी अक्षर या सिंबल का कोड होता है। इसमें हमने बोला भी था कि अगर हम कैपिटल ए से जेड की बात करें तो कंप्यूटर इसे 65 से 90 पढ़ता है। अगर हम स्मॉल ए से जेड की बात करें तो कंप्यूटर उसे 97 से 122 पढ़ता है। अगर हम 0 से 9 देखें तो कंप्यूटर इसे 48 से 57 पढ़ता है। जो हम स्पेस देते हैं कंप्यूटर उसे 32 पढ़ता है। तो इस तरह से 0 से लेकर 255 तक जितनी भी कोड आते हैं वो किसी न किसी अक्षर या सिंबल के कोड होते हैं। अब रही बात अगर बाइनरी में बदलने की देखा जाए तो इन कोड को 2 से भाग करके आप बाइनरी में बदल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अगर हम 0 को बाइनरी में बदलते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, लेकिन जब हम 255 को बाइनरी में बदलते हैं तो यहाँ पे उसकी जो बाइनरी वैल्यू आती है वो दरअसल 8 बार 1 आती है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोई कोड एक ही डिजिट बाइनरी में बदलेगा, कोई 2 डिजिट, कोई 3 डिजिट, कोई 4 डिजिट, कोई 5 डिजिट, और हाईएस्ट कितने में बदलेगा 8 डिजिट। अब अगर कंप्यूटर इनको ऐसे ही स्टोर करेगा, किसी को 1 डिजिट, किसी को 2 डिजिट, किसी को 3 डिजिट, तो फिर वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें किस किस का कोड स्टोर है। तो इसलिए यहाँ एक सिस्टम यूज होता है कि कंप्यूटर जब हमारी भाषा को बाइनरी में बदलता है तो वो सारी वैल्यू 8 ही डिजिट में स्टोर करता है। अब 8 से जितनी डिजिट कम होती हैं उतने आगे 0 लगा दिए जाते हैं, उसके आगे उतने 0 लगा दिए जाते हैं। जैसे 8 कम, अब यहाँ पे 0 का कोड 0 होता है, तो 0 के आगे मतलब लेफ्ट साइड 7 डिजिट कम है तो 7 0 लगा दिए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कुल मिला के कितने डिजिट हो गया 8। इसमें जो डाटा ये स्टोर होता है ये बाइनरी के माध्यम से स्टोर होता है, और हर कैरेक्टर, सिंबल या नंबर की वैल्यू 8 डिजिट में स्टोर होती है। ये स्टोर कैसे होती है ये भी बता दें। प्राइमरी तौर पे जो डाटा स्टोर होता है वो रैम में स्टोर होता है। रैम जो होती हैं इनमें कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर का काम इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड या अनहोल्ड करना होता है। कहने का मतलब या तो उसमें करंट है या फिर करंट नहीं है। तो कंप्यूटर जब हमारी भाषा को बाइनरी में बदलता है तो ये देखा जाता है कितने 1 आए और कितने 0। जितने 1 आए होते हैं सेल्स यानी कैपेसिटर ऑन होते चले जाते हैं, और जितने 0 आए होते हैं कैपेसिटर ऑफ होते चले जाते हैं। इस तरह से हमारी डाटा को बड़ी आसानी से किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी। अब जब तक लाइट रहती है कैपेसिटर ऑन ऑफ रहते हैं, डाटा दिखाई देता है। अगर अचानक लाइट चली जाए तो सारे कैपेसिटर ऑफ हो जाते हैं और डाटा दिखाई नहीं देता। इसलिए आप ध्यान देते होंगे कि रैम में डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई ऑन है। इसलिए फाइल क्लोज करने से पहले या कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले हम डाटा को दूसरी जगह बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो हर कैरेक्टर कंप्यूटर में 8 डिजिट में स्टोर होता है, और इसमें जो एक बाइनरी डिजिट होती है ये हमने पहले बताया था कि एक बाइनरी डिजिट जो होती है डिजिट ये मेमोरी में 8 बिट स्पेस कवर करती है। नहीं सॉरी, एक बाइनरी डिजिट 1 बिट स्पेस कवर करती है। इस तरह अगर देखें तो एक अक्षर जो है मेमोरी में मतलब 8 बाइनरी डिजिट्स में स्टोर होता है, तो ये किसके बराबर हुआ 8 बिट। और इत्तेफाक से एक बाइट में भी 8 बिट होती है, एक बाइट में भी 8 बिट होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए
तो एक अक्षर जो है मेमोरी में 1 बाइट स्पेस कवर करता है, यानी एक जो कैरेक्टर है वो मेमोरी में 1 बाइट स्पेस कवर करता है। अब बात आती है पिक्सल की। अगर हम पिक्सल की बात करें तो एक बिट में करीब 4 पिक्सल होते हैं। एक बिट जो होती है उसमें आपके 4 पिक्सल होते हैं। इस तरह से अगर एक अक्षर में या एक बाइट में पिक्सलों की संख्या देखी जाए तो एक बिट में जब 4 पिक्सल होते हैं तो 8 बिट में 8 चौक 32 पिक्सल होंगे। 8 चौके 32। एक यूनिट और यहाँ पे पूछ ली जाती है, निबल। एक निबल में दरअसल 4 बिट होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक बाइट में कितने निबल होते हैं तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं। यानी निबल जो होता है ये बाइट का आधा होता है, यानी एक बाइट में 2 निबल होती हैं। तो पिक्सल आप जान गए, एक बाइट में 8 पिक्सल होते हैं। पिक्सल वो छोटे छोटे स्पॉट होते हैं स्क्रीन में जो किसी भी अक्षर, पिक्चर या नंबर का निर्माण करते हैं। जनरली अगर हम पिक्सल्स की बात करें तो जनरली जो पिक्सल होते हैं, पिक्सल्स आर ऑफ 3 कलर्स। ये 3 कलर के होते हैं। RGB। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसमें जितना भी डिस्प्ले आपको मिलता है वो इन्हीं 3 कलर के पिक्सल के थ्रू मिलता है। अब जब रेड कलर आउटपुट चाहिए होता है तो रेड कलर के पिक्सल ऑन होते हैं। जब ग्रीन कलर का आउटपुट चाहिए होता है तो ग्रीन कलर के पिक्सल ऑन होते हैं। जब ब्लू कलर का आउटपुट चाहिए होता है तो ब्लू कलर के पिक्सल ऑन होते हैं। बाकी अगर तीनों कलर के पिक्सल ऑन हो जाते हैं तो फिर कलर जो है वाइट बनता है। अगर तीनों कलर के पिक्सल ऑफ हो जाते हैं तब जो कलर बनता है वो ब्लैक बनता है। फिर अगर कुछ कम कुछ ज़्यादा पिक्सल ऑन ऑफ होते हैं तो फिर ये अलग अलग कलर का निर्माण करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिक्सल्स वो छोटे स्पॉट होते हैं जो स्क्रीन पर डिस्प्ले जनरेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 सेगमेंट डिस्प्ले ग्राफिक्स बनाते ही नहीं थे। इसके बाद मॉनिटर्स बनाए गए। मॉनिटर्स को एक नाम से VDU भी बुलाया जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। मॉनिटर्स को हम लोग VDU भी बुलाते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ पे अगर मॉनिटर्स की बात करें तो मॉनिटर्स अक्षर, पिक्चर, नंबर सब कुछ रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये जो उपकरण आप देख पा रहे हैं ये मॉनिटर। मॉनिटर के भी कई प्रकार होते हैं। तो मेनली एक मॉनिटर को 2 भागों में बांटा गया है। 2 क्या, वैसे तो टेक्नोलॉजी के आधार पे कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपके आते हैं CRT डिस्प्ले। आजकल चलन में नहीं है। CRT को कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। इसके अंदर एक बड़ा सा पिक्चर ट्यूब लगा होता है और ये थोड़ा भारी भरकम होता है। इनमें जो आउटपुट जनरेट होता है तो CRT में फ्रंट पे एक फास्फोरस कोटेड स्क्रीन लगी होती है जिसमें स्पॉट्स रहते हैं, डार्क डार्क। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगी रहती है जो इलेक्ट्रॉन बीम्स को इस शीट पे फोकस करती है। जब इलेक्ट्रॉन बीम इस शीट पे फोकस होती है तो जो स्पॉट हैं वो जलने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये ऑन भी थोड़ा स्लो होते हैं और जब इनको ऑफ कर दें तो अगर कमरा अंधेरा है तो आप देखेंगे स्क्रीन थोड़ी देर तक वाइट बनी रहती है क्योंकि ये ऑफ भी थोड़ा लेट से होते हैं। बाकी इनमें बहुत बड़े साइज में बनाना संभव नहीं होता क्योंकि स्क्रीन आप जितनी बड़ी बनाएंगे इलेक्ट्रॉन भी गन आपको उतना पीछे लगानी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़े साइज में नहीं बन सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 इंच तक के मॉनिटर आते हैं। बहुत बड़े बनाए जाएंगे तो ये काफ़ी भारी हो जाएंगे। इनमें एक दिक्कत होती है कि इनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जगह ज़्यादा घेरते हैं, वेटेड भारी होते हैं
इसलिए ये थोड़ा चलन से बाहर हो गए। इनकी जगह फिर दूसरे आपके पतले डिस्प्ले बनाए गए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले का ही एक एग्जांपल वो भी है। पतले डिस्प्ले में कई प्रकार के डिस्प्ले आते हैं। एक आपके LCD आते हैं, LED आते हैं, एमोलेड डिस्प्ले आते हैं, TFT आते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? पहले हम लोग TFT से शुरू करते हैं। जैसे ये आप डिस्प्ले देख रहे हैं, अगर आपका TFT है तो भी इसी प्रकार का होगा। अगर आपका LCD है तो भी यही डिस्प्ले होगा। अगर आपका LED है तो भी यही डिस्प्ले होगा। ठीक, इसके अलावा अगर एमोलेड डिस्प्ले है तो भी यही प्रकार का डिस्प्ले होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे किसे? तो आप बाहर से उसको नहीं पहचान सकते, अंदर से तकनीकी तौर पे इनमें थोड़ा अंतर होता है। अगर हम बात करते हैं TFT की, तो जो आपके TFT होते हैं ये भी देखने में ऐसे ही होते हैं। इनकी ये जो स्क्रीन लगी रहती है, स्क्रीन में 3 लेयर होती है। पिछली लेयर, इनका आउटर कवर सिल्वर कलर का होता है। बीच में कलर फिल्टर पन्नी लगी होती है। कलर फिल्टर पन्नी के बाद फिर ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है। प्लास्टिक के 2 कवर लगे होते हैं, एक प्रोटेक्शन के लिए और एक जो कलर फिल्टर होने के बाद ग्राफिक्स जनरेट होता है उसका सबसे करीबी हिस्सा होता है। अब अगर बात TFT की करें तो TFT में चारों तरफ CCFL लगते हैं। CCFL, इनको आप चाहें तो नोट कर लें। CCFL, जो CCFL होते हैं इसको हम कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप बुलाते हैं। कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप ये जो है बहुत पतली स्वेटर बिनने वाली सलाई के साइज की चारों तरफ 4 CCFL लैंप लगी होती हैं जो ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए लाइट जनरेट करते हैं। इसके बाद जो आपकी LCD होती हैं, LCD में भी CCFL ही लगते हैं, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप। बस अंतर क्या होता है कि कलर फिल्टर के लिए जो पन्नी लगी होती है उनकी जगह एक लिक्विड लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बारी आती है LED की। LED को थोड़ा अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो लैंप जो है पूरी जलती हैं। अगर मान लो कहीं ब्लैक कलर भी आना है तो भी लैंप पूरी ही जलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर LED जो लगाए गए, LED थोड़ा कम लाइट कंज्यूम करते हैं और LED में कुछ एरिया के LED जलाए और बुझाए भी जा सकते हैं, यानी ऑन ऑफ भी किए जा सकते हैं। तो इसमें जो कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप है उसकी जगह चारों तरफ LED का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है एमोलेड डिस्प्ले की, AMOLED। एमोलेड डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले बहुत एडवांस डिस्प्ले है। ज़्यादातर आप अगर सैमसंग का फ़ोन लेते हैं उसमें वो लोग एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं। तो एमोलेड डिस्प्ले बहुत एडवांस किस्म के डिस्प्ले होते हैं क्योंकि उसमें जितने पिक्सल लगे होते हैं सारे पिक्सल के साथ अपनी खुद की LED होती है, यानी जो पिक्सल ऑन होगा और जो ऑफ होगा ऑफ होगा। उसमें कलर क्वालिटी और अच्छी होती है। और ब्लैक कलर की जहाँ तक बात की जाए तो ब्लैक कलर वहाँ पे प्योर डार्क ब्लैक आता है, क्योंकि जब वो ब्लैक कलर दर्शाते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन को पूरी तरह से ऑफ कर दिया जाता है। उस दौरान लाइट कंजम्पशन ना के बराबर होता है। तो ये सब सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस में आते हैं। इसके अलावा जो स्पीकर होते हैं, वॉइस डाटा आउटपुट डिवाइसेस, इनको भी हम लोग सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस में ही शामिल करते हैं। फिर बारी आती है हार्ड कॉपी डिवाइसेस की। अगर हम हार्ड कॉपी डिवाइसेस की बात करें तो हार्ड कॉपी डिवाइसेस में सबसे पहला नाम प्रिंटर्स का आता है। हार्ड कॉपी डिवाइसेस की एक खासियत होती है कि ये जो भी आउटपुट देती हैं वो सारा का सारा प्रिंटेड फॉर्मेट में रहता है और इनमें आप कोई भी परिवर्तन
नहीं कर सकते, यानी हार्ड कॉपी डिवाइस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है। बाकी अगर हम प्रिंटर्स की बात करें तो प्रिंटर्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे आपके नॉन इम्पैक्ट। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या अंतर होता है, क्या होते हैं इम्पैक्ट और क्या होते हैं नॉन इम्पैक्ट। अब बात करें अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हाई स्पीड प्रिंटर भी बुलाया जाता है, हाई स्पीड प्रिंटर्स भी बुलाया जाता है, ठीक। और इनकी खासियत क्या होती है, एंड प्रिंट द डाटा यूजिंग पिन्स। जितना भी डाटा प्रिंट होता है वो पिनों की मदद से प्रिंट होता है। सो यहाँ पे एक तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते एंड इमेज प्रिंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। इसमें भी इन्हें दो भागों में बांट दिया गया, एक लो स्पीड कैरेक्टर और दूसरे आपके हाई स्पीड लाइन। तो लो स्पीड कैरेक्टर में दो तरह के प्रिंटर आते हैं, एक आपके डेजी व्हील और दूसरे आपके डॉट मैट्रिक्स। इसी तरह से हाई स्पीड लाइन में भी आपके तीन प्रिंटर आते हैं, एक आपका ड्रम प्रिंटर आता है, दूसरा आपका चैन प्रिंटर आता है, तीसरा आपका बैंड प्रिंटर आता है। तो इस तरह से इसमें भी तीन प्रिंटर आते हैं। फिर बारी आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट जनरेट नॉइस। एक तो ये शोर नहीं करते एंड प्रिंट द डाटा टू स्प्रे इंक और लेज़र रेस। इनमें जो डाटा प्रिंट होता है या तो इंक स्प्रे करके, ठीक, या लेज़र रेस की मदद से। तो मल्टी कलर प्रिंटिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज पॉसिबल हियर। यहाँ पे आप मल्टी कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक यहाँ पे आपके लो स्पीड कैरेक्टर बोले जा सकते हैं और दूसरे यहाँ पे आपके हाई स्पीड पेज बोले जा सकते हैं। अब लो स्पीड कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो आपके इंकजेट प्रिंटर आते हैं और दूसरे आपके थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर आते हैं। फिर बारी आती है आपकी हाई स्पीड पेज की। हाई स्पीड पेज में आपके एक आपका मैग्नेटोग्राफी प्रिंटर आता है, मैग्नेटोग्राफी प्रिंटर आता है और दूसरा यहाँ पे आपका लेज़र प्रिंटर आता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपके प्रिंटरों का खानदान है। बाकी हम इन्हें ग्राफिक्स के साथ बता देते हैं। तो अगर हम बात करें डेजी व्हील प्रिंटर की, तो ये दुनिया का सबसे पुराना प्रिंटर है। इसको 1969 में डेविड एस ली के द्वारा बनाया गया था एट डायब्लो डाटा सिस्टम। इसमें डाटा प्रिंट करने के लिए चारों तरफ पेटल्स लगे होते थे, पत्तियाँ जिन पे अक्षर उभरे रहते थे। जिस अक्षर को प्रिंट करना होता था वो पेटल मूव करके यहाँ हेड एरिया में आती, पीछे से हैमर स्ट्राइक करता और डाटा प्रिंट हो जाता। इसमें अगर देखा जाए तो प्रिंटिंग स्पीड और प्रिंट क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा स्लो थे। इस वजह से ये प्रिंटर जो थे चलन से बाहर हो गए। दूसरे जो इसमें बनाए गए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
ये आज भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने गए होंगे या कैंटीन गए होंगे तो इस तरह के प्रिंटर आपको देखने को मिलेंगे। मेडिकल स्टोर वगैरह पे ची 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 करके प्रिंटिंग करते हैं। इसमें एक हेड होता है जिसमें 9 से 24 पिनें होती हैं। इसमें पिनें इंक रिबन पे हिट करके डाटा को प्रिंट करने का काम करते हैं। ये पहला ऐसा प्रिंटर है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आप 100 से लेके 600 अक्षर हर सेकंड छाप सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप कार्बन कॉपी भी निकाल सकते हैं, यानी एक साथ दो पेपर पे छापा जा सकता है। तो ये काफ़ी एडवांस प्रिंटर की श्रेणी में आता है, डॉट मैट्रिक्स। फिर बात करते हैं हम लोग हाई स्पीड लाइन प्रिंटर की। हाई स्पीड लाइन प्रिंटर में 3 प्रिंटर आते हैं। एक आपका ड्रम प्रिंटर, इसमें एक बड़ा सा रोल लगा होता है। इस रोल में कैरेक्टर भरे रहते हैं। ये आप पेपर देख पा रहे होंगे और ये इंक, ये हैमर होता है। रोल मूव करता रहता है और जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है जब वो सीक्वेंस में आता है तो हैमर उस पर हिट करता है और वो डाटा प्रिंट हो जाता है। तो ये प्रिंटर काफ़ी साइज में भी बड़े होते हैं और प्रोसेस इनका काफ़ी टाइम टेकन होता है, इसलिए ये प्रिंटर ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। इसके बाद इसमें चैन प्रिंटर बनाएंगे। चैन प्रिंटर में ये मेटल चैन लगी होती है जो मूव होती है और यहाँ पे अक्षर उभरे रहते हैं। यहाँ पे ढेर सारे हैमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप पेपर देख रहे हैं और ये इंक रिबन का हिस्सा होता है। जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है जब वो अपने सही पोजीशन पे आता है तो हैमर उस पर हिट करता है और डाटा प्रिंट हो जाता है। ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। तीसरे इसमें जो आते हैं वो आपके बैंड प्रिंटर आते हैं। बैंड प्रिंटर की अगर हम बात करें तो इसमें रबर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है इन द प्लेस ऑफ मेटल चेन, यानी मेटल चेन हटा के रबर बैंड का इस्तेमाल किया गया। बाकी क्वालिटी वही होती है, लेकिन सिस्टम ये रहा कि ये 3 के तीनों प्रिंटर जो है सक्सेस नहीं हुए। इसके बाद फिर बारी आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, क्योंकि इसमें सिर्फ ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही चलन में है और काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स के साथ चलन में है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहले तो लो स्पीड कैरेक्टर में इंक जेट का नाम आता है। इंक जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ज़्यादातर मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में भी आते हैं, यानी यहाँ पे स्कैनिंग सीट भी लगी रहती है। आप प्रिंट के साथ साथ स्कैन और फोटो कॉपी भी कर सकते हो। इसमें जो डाटा प्रिंट होता है वो इंक स्प्रे करके होता है। तो पहले जो प्रिंटर आते थे उसमें ये बॉक्स खोलने पर 2 कार्ट्रिज निकलती थी, एक जिसमें आपकी ब्लैक इंक भरी जाती और दूसरी इसमें 3 कलर रेड, येलो और ब्लू भरी जाती। लेकिन आजकल टैंक वाले प्रिंटर आते हैं, यहाँ साइड में चारों कलर के टैंक बने रहते हैं। आप बाहर से ही उनमें कलर फिल कर सकते हो और बड़ी आसानी से वो प्रिंट करते रहेंगे। तो ये काम जो होता है ये दरअसल इंक जेट प्रिंटर का होता है। तो इसमें जो डाटा प्रिंट होता है, जब ब्लैक कलर प्रिंट करना होता है तो ब्लैक पार्टिस कलर स्प्रे होती है और कलर में रेड प्रिंट करना होता है तो रेड, येलो में येलो, ब्लू में ब्लू। ये तीनों एक ही कार्पेज से स्प्रे किए जाते हैं अलग अलग सेक्शन में और यही 3 कलर भरे भी जाते हैं, रेड, येलो और ब्लू। अब बारी आती है जब ग्रीन प्रिंट करना होता है तो ग्रीन तो उसमें भरा नहीं जाता, उसमें एक सिस्टम यूज़ किया जाता है। जब ग्रीन प्रिंट करना होता है तो वहाँ पे एक साथ 2 कलर डाले जाते हैं। पहले येलो की लेयर स्प्रे की जाती है, फिर ब्लू की लेयर स्प्रे की जाती है और दोनों मिलकर ग्रीन कलर बना देती है। तो ये प्रक्रिया इंकजेट की होती है। थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है ऐसी मशीनों में किया जाता है जहाँ पे मेंटेनेंस पॉसिबल ना हो। अब इन प्रिंटर में डबल दिक्कत है, अगर गर्मी मौसम है तो कार्ट्रिज सूख जाएगी, बरसात सीलन का मौसम है, अब महीना 2 महीना रख के चले गए तो कार्ट्रिज बैक मार जाएगी। इस समय हमारे प्रिंटर की बैक मार गई, ख़राब हो गया। तो यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम आती है। ये जो प्रिंटर होते हैं इनका सिस्टम अलग होता है। इनमें एक विशेष प्रकार की वैक्सी इंक रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, मोमी टाइप की। इसमें कलर तब तक आपका पेपर पे ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक कोई हीट एलिमेंट उसको टच ना करे।
जब कोई हीट एलिमेंट टच करता है तो वो कलर किस पे उभर आता है, पेपर में। ज़्यादातर एटीएम मशीन वगैरह में इसी प्रिंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें एक तकलीफ़ ये होती है कि इसमें डाटा जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकता। एटीएम से अगर आप पर्ची निकाले होंगे तो आपने देखा होगा कुछ दिन वो रहा होगा, उसके बाद वो कलर जो है उड़ जाता है और वो प्रॉपरली काम साफ दिखाई नहीं देता। तो ये जो दो प्रिंटर हैं आपके, ये दोनों सक्सेस हैं, इंकजेट अपनी जगह, थर्मल ट्रांसफ़र अपनी जगह। अब बारी आती है हाई स्पीड पेज प्रिंटर की। तो हाई स्पीड पेज प्रिंटर में जो ये मैग्नेटोग्राफी प्रिंटर होते हैं, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। यहाँ पे कोई भी डाटा प्रिंट करने से पहले उसकी पॉजिटिव निगेटिव सीट बनाई जाती है, इसके बाद डाटा प्रिंटिंग का काम शुरू होता है। ध्यान रहे, कोई भी डाटा प्रिंट करने से पहले उसकी पॉजिटिव निगेटिव सीट बनाई जाती है। मेन लागत इसमें सीट बनाने में ही आती है, इसलिए आप किसी भी डाटा की जितनी ज़्यादा कॉपी निकालेंगे उतना सस्ता पड़ेगा। अब अगर मान लो हर पेज का एक एक पेज निकालना हो, अलग अलग डाटा हो, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। अब जैसे फ्लैक्स पम्पलेट छपते हैं, कार्ड छपते हैं, ये कभी 1, 2 या 10 की मात्रा में नहीं छापे जाते, इनको कम से कम 100 छापा जाता है, क्योंकि 1, 2 या 10 से लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जो कि छापना संभव नहीं होगा। तो ये काम जो है मैग्नेटोग्राफी प्रिंटर का होता है। फिर बारी आती है आपकी लेज़र प्रिंटर की। लेज़र प्रिंटर ज़्यादातर जो है लेज़र रेस का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं, क्योंकि इसमें लागत जो है बहुत कम आती है। क्योंकि इसमें हमें कार्ट्रिज ड्राई टोनर मतलब काले पाउडर से फिल करना होता है। वो पाउडर एक बार भरने के बाद करीब 5000 प्रिंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें डाटा प्रिंट करने के लिए आप कभी देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टेट मशीन में भी जब पेपर फट जाता है तो वो एक बटन दबा पूरा उसका कलेजा निकाल लेते हैं, तो वो दरअसल उसकी कार्ट्रिज होती है। उसमें एक रोल लगा होता है ड्रम, ये फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है, जिसमें लेज़र रेस पढ़ने पर मैग्नेटिक चार्ज जनरेट होता है। जब मैग्नेटिक चार्ज जनरेट होता है तो ये पाउडर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है, और पाउडर के कण जो हैं इस पर चिपक जाते हैं। जब पाउडर के कण इस पर चिपक जाते हैं और पेपर से टच होके निकलते हैं तो ये चार्ज को डिस्चार्ज कर देता है और वो कण पेपर पे चिपकते रहते हैं। इससे आप प्लास्टिक कोटेड या चिकने पेपर पे प्रिंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राई पाउडर होता है। अगर आप ज़्यादा चिकने पेपर पे प्रिंटिंग करेंगे तो वो सारा का सारा छूट जाएगा। तो ये काम जो होता है ये लेज़र प्रिंटर का होता है। तो ये है कि अभी प्लॉटर्स के बारे में बचा है थोड़ा, वो भी पढ़ा देते हैं। प्लॉटर्स भी एक प्रकार के प्रिंटर होते हैं, बशर्ते हम लोग प्लॉटर्स को ग्राफिक्स स्पेशल प्रिंटर बुलाते हैं, यानी उनका ज़्यादातर इस्तेमाल पिक्चर छापने में किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपके ड्रम प्लॉटर बनाए गए थे 1959 के दौरान। ड्रम प्लॉटर जो है इसमें एक ये पिन लगी रहती है जो पेपर पे सिर्फ कोई मैप ड्रॉ करने का काम करती थी, और ये पेपर को आगे पीछे कर सकते थे और पिन दाएं बाएं खुद ब खुद हो सकती थी। फिलहाल अब ये प्लॉटर चलन में नहीं है, अब इसकी जगह और एडवांस प्लॉटर आ गए, जैसे इंकजेट प्लॉटर। ये छोटे साइज में भी होते हैं, अर्जेंट फोटो निकालने के लिए। इंकजेट प्रिंटर भी आता है और काफ़ी बड़ी मशीनें भी आती हैं जिनसे फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह के भी काम किए जा सकते हैं। इसके बाद फ्लैट बेड प्लॉटर, ये प्लॉटर भी अगर देखा जाए तो मैप डिज़ाइनिंग वगैरह के काम आते हैं। इसमें फ्लैट बेड कटर प्लॉटर आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि जो फ्लैट बेड कटर प्लॉटर होते हैं इनका इस्तेमाल रेडियम सीट को कट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप गाड़ियों पे नंबर लिखवाते हैं या ऑफिस में शीशे पे लिखवाते हैं, तो आजकल पेंट से लिखने की बजाय लाल हरी नीली रेडियम सीटें आती हैं, जो उसको कट करके उखाड़ के जहाँ पे आप बताएंगे वहाँ पे चिपका देंगे। तो इस तरह से प्रिंटिंग का काम जो है किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है। तो बाकी आप सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस के बारे में भी जानेंगे। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस में मेन रोल होता है ग्राफिकल एडाप्टर्स का, जो
अलग अलग ग्राफिक्स को सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। थोड़ा सा मॉनिटर्स के बारे में टेक्निकल बताएंगे कि कलर कैसे पिक्सल मैनेज करता है, और इसके बाद पिक्सलों की संख्या क्या होती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आपको अगली क्लास में इत्मीनान से बताएंगे। ठीक है।